आदाब। द सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपकी मुलाकात कुछ हस्तियों से कराई जिन्होंने अदब में, साइंस में, बिजनेस में नाम पैदा किया था। इस बार हम आपकी मुलाकात जिस हस्ती से कराने जा रहे हैं, उर्दू अदब में उन्होंने नॉवल लिखने में एक अलग नाम, अलग मकाम पैदा किया है। आज के दौर में जबकि ये माना जाता है कि उर्दू अदब अपने जवाल की तरफ है और अगर थोड़ा बहुत कोई बात करता है तो शायरी की करता है, ऐसे में उर्दू नॉवल निगारी में उन्होंने फिर से वो शमा रोशन की है जिसकी बात हम या तो नजीर अहमद से करते थे या फिर किशन चंदर से करते थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रहमान अब्बास साहब। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और भी बहुत से उनके कारनामे हैं, लेकिन उनकी सबसे खास बात यह है कि वो कोंकण के रहने वाले हैं। आमतौर पे जब आप उर्दू के अदब में बात करते हैं कि किसने क्या लिखा, तो आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की बात होती है या हैदराबाद की थोड़ी बहुत बात हो जाती है। ये कोंकण के रहने वाले हैं। मादरी जबान एज सच इनकी उर्दू नहीं है, लेकिन इन्होंने उर्दू में एक अलग मकाम पैदा किया है। सबसे पहले रहमान अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। जी जी। उसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये क्योंकि आप ऐसी जगह से नहीं आते हैं जहां पर के उर्दू का कोई वैसा कल्चर रहा हो, कम से कम हम नहीं जानते, तो ऐसे में ये सोच कहां से पैदा हुई कि आपको लिखना है? सबसे पहले तो लिखना है और उर्दू में लिखना है, और फिर किस तरीके से ये पूरी आपकी जिंदगी मतलब ये उर्दू के हवाले हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी पैदाइश तो कोंकण में हुई। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है श्रृंगार तली, वहां हुई। और वो उस गांव का और हमारे कोंकण रीजन का उर्दू से उस तरह से ताल्लुक नहीं है। अब है, अब वहां पर काफी उर्दू के स्कूल खुले हैं और जूनियर कॉलेजेस भी हैं, लेकिन उर्दू कल्चर एक अलग चीज है। जबान में लिटरेचर लिखने के लिए कल्चर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो हमारे यहाँ उर्दू का कोई कल्चर नहीं है, हमारा मराठी कल्चर है जो हमारा लोकल कल्चर है, और हमारी मादरी जबान जो कोंकणी है उसका अपना कल्चर है। लेकिन 4-5 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब मुझे बम्बई ले आए थे और यहीं मेरी तालीम और तरबियत हुई। तो मेरे मेरे एक मेरे मेरे भाई बहन तो मराठी स्कूल में से तालीम याफ्ता हैं, लेकिन मैं उर्दू स्कूल में गया और फिर उर्दू से ही मैंने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो इस तरह से उर्दू का एक हल्का मुझे मिला जिसके साथ रहकर उर्दू का जो कल्चर है या उर्दू की जो तारीख है या उर्दू की जो सकाफती रिवायत है उससे वाकिफियत हुई। और फिर चूंकि उर्दू बजरिए तालीम ही हमने अपना सफ़र पूरा तमाम किया, तो इसी में लिखना मुनासिब समझा और कोशिश करते हैं कि ढंग की उर्दू लिख लें। लेकिन आप जानते हैं उर्दू तो ज़बां आते आते आती है। तो कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत, जितना हम अपने तौर पे लिख सकते हैं लिखते हैं, और कुछ नहीं ज़्यादा। जी। सबसे पहले आपने वैसे एक आपका जो पहला नॉवल था, शायद पहला ही था, नखलिस्तान की तलाश में, जी। तो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था, उस पर काफी केस हुए। और मजेदार बात यह है, उसी सेक्शन आईपीसी के उसी सेक्शन में केस हुआ था जिसमें किसी जमाने में सादत हसन मंटो पर हुआ था, शायद ऐसा। 292 सेक्शन 292। तो कहीं ना कहीं आपको शायद ये अलग सी फीलिंग होगी कि मंटो साहब जिस फहरिस्त में आते हैं, भले ही वो जेल जाने के लिए था कि आप भी जेल गए, तो उसी फहरिस्त में आपका भी नाम आता है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि आपने एक अपनी शुरुआत करी, पहला नॉवल लिखा और उसके लिए जेल भी जाना पड़ा, तो इसके बाद आप मतलब क्या हिम्मत नहीं टूटी या किस तरीके से आपने इस चीज को देखा? नहीं, अदीब, जो हमारी उर्दू की रिवायत है और जो तरक्की पसंद रिवायत है, जो हम जानते हैं इस्मत से लेकर मंटो हैं और उसमें बहुत सारे दूसरे लिखने वाले हैं, और इन्होंने अपने माशरे के समाज के मसाइल पर बहुत खुलकर लिखा है। और ये उर्दू की रिवायत है जो जिस पर किसी तरह के नजरिए का गलबा नहीं है। तो वो रिवायत आपको मजबूत बनाती है। जब आप उस रिवायत से जुड़ते हैं, उस रिवायत को समझते हैं कि उर्दू का कल्चर क्या है, उर्दू की रिवायत क्या है, तो इस तरह के मराहिल आते हैं, हालांकि वो तकलीफदेह होते हैं। और हम जानते हैं कि इस्मत चुगताई और मंटो I'm sorry, इस अजियत से गुजरे हैं। लेकिन हम अपना तख्लीकी सफ़र इस तरह के मसाइब के पेश नज़र रोकते नहीं है, बल्कि हम मज़ीद ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला नावल शाया हुआ, लेकिन उस वक्त मैं अंग्रेजी से एमए कर चुका था
तो मेरी तरबियत में जहाँ उर्दू अदब का और उर्दू कल्चर का और उर्दू फिक्शन का रोल है, वहीं साथ ही साथ थोड़ा मेरा अंग्रेजी का मुताला भी था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब दूसरी ज़बानें बहुत सारे तजुर्बात कर सकते हैं, बिलख़ुसूस जब वो नौजवानों के जज़्बात का इज़हार करें, नौजवानों की के इश्क की दास्तानें लिखनी हों या उनके अर्ली तजुर्बात हों, ख़्वाह वो जिनसी हों, जज़्बाती तजुर्बात हों, तो आपको बहुत गहराई से उसका मुशाहिदा करके लिखना चाहिए। मैंने भी ऐसी ही कोशिश की थी। लेकिन बाज़ लोगों को वो नागवार गुज़री तो उनका मौक़िफ़ था, मैं उनकी उस आज़ादी का भी एहतराम करता हूँ। जिस तरह मुझे लिखने की आज़ादी है, किसी शख़्स को उसे नापसंद करने की आज़ादी है, और लेकिन बिलाखिर कोर्ट में ये तय हो गया कि खैर किताब फहश नहीं है। जी। अ, अभी आपने एक बात कही कि अंग्रेजी का मुताला कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, या किस तरीके से उसने आपको इम्पैक्ट किया। देखा जाए तो ऐसा उर्दू के बहुत सारे अदीब हम देखते हैं। परवीन शाकिर को हम देखते हैं कि भई अंग्रेजी पढ़ी और अंग्रेजी पढ़कर उर्दू लिखी। तो आप इसे कितना ज़रूरी समझते हैं कि अगर कल्चरल एक्सचेंज के एतबार से देखा जाए कि अगर उर्दू में हम लिखना चाहते हैं, तो हमें बाकी किसी और ज़बान का भी एक तरीके से उसके अदब से हमारा एक नाता होना चाहिए। ये कितना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, या इससे नहीं, क्या मुझे फ़ायदे? लगता है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यानी हम अपने फ़िक्शन की पूरी तारीख़ देखें तो प्रेमचंद से लेकर जितने हमारे बड़े नाम हैं, फ़रतुल हैदर हैं या अब्दुल्ला हुसैन हैं, जितने अहम लिखने वाले हैं हमारे, ये सब कहीं न कहीं दूसरी ज़बानों के अदब से भी जुड़े थे। इलाक़ाई अदब भी उतना ही अहम रोल अदा करता है जितना बैनुल अक़वामी या अंग्रेज़ी के तवस्सुत से हम दुनिया की दूसरी ज़बानों का जो अदब पढ़ते हैं। सिर्फ़ उर्दू अदब या फ़िक्शन, बिलख़ुसूस फ़िक्शन की जो रिवायत है, उसमें हम सिर्फ़ उर्दू फ़िक्शन को अपने सामने रख कर नहीं चल सकते। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भारत की जो दूसरी ज़बानें हैं, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, इन ज़बान मराठी है, बंगाली है, इन ज़बानों में जो फ़िक्शन लिखा जा रहा है और फ़िक्शन के जो तजुर्बात हो रहे हैं, और फ़िक्शन किस तरह से रोल अदा करता है एक आदमी को एक पूरे पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम में समझने के लिए, और फिर किस तरह उसको फ़िक्शन की जमालियात के साथ पेश करता है, इन तजुर्बात में इर्तिक़ा होता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रेमचंद ने जिस तरह से गोदान में तजुर्बा किया या गोदान में जो ज़िंदगी हमें नज़र आती है, वो ज़िंदगी आज तक बरकरार है। आदमी का जिस तरह से इर्तिक़ा हो रहा है, आदमी की नफ्सियात पर, उसकी फ़िक्र पर और उसके रहन-सहन पर, उसके आस-पास की ज़िंदगी उसको मुतासिर करती है। फ़िक्शन में हम चूँकि ये बदलती हुई चीज़ें हैं, इसलिए फ़िक्शन भी बदलता है। फ़िक्शन स्टैटिस्टिक कभी नहीं होता, मुंजमद नहीं होता फ़िक्शन। फ़िक्शन एक नदी की तरह बहता रहता है, और उसमें जितने धारे आते हैं, उससे उसमें रंगारंगी पैदा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अदीबों को, और हम सब के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क की इलाकाई ज़बानों के अदब को पढ़ें, और अंग्रेज़ी के तवस्सुत से हम दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बानों के अदब को पढ़ें, ख़्वाह वो फ़ारसी में लिखा गया हो या अरबी में लिखा गया हो, या लैटिन अमेरिका का लिटरेचर है, जिसका काफ़ी दुनिया भर में उसका एक अपना एक फ्लेवर है। उसी तरह अफ्रीका के बहुत अहम लिखने वाले हैं, उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो कहीं न कहीं से हम फिर आलमगीर सतह पर या दुनिया के का जो अदब है, उसमें हम अपने लिटरेचर को लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, हम इलाकाई अदब भी पढ़ें और बैनुल अक़वामी तहरीरें भी पढ़ें, या इंटरनेशनल राइटर्स को पढ़ें। जी, अब्बास साहब, ये तो हुई एक तरीके से अदब की बात। कहीं न कहीं उर्दू राइटर के तौर पर अगर हम देखें तो उर्दू को लेकर, उर्दू क्या, अगर हम देखें तो किसी भी लिटरेचर को लेकर भारत में आज का माहौल ये है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो माँ-बाप कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे आप। उसमें भी उर्दू, जिसमें कि देखा जाए तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के मौके नहीं हैं हमारे पास। उसमें कहीं न कहीं उर्दू जब कि पढ़ी ही नहीं जा पाती है कॉलेजेस में, उसके बाद उसमें भी लिटरेचर लिखना, तो क्या ये, अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से मैं देखना चाह रहा हूँ, तो ये कितना सही है? क्या कोई इसे एज करियर ऑप्शन ले सकता है? अगर ले तो क्या सोच कर ले, जो कि हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि हम भी लिखें, तो क्या लिखना एक करियर ऑप्शन के तौर पर चूज किया भी जा सकता है या नहीं, और उसमें भी उर्दू लिखना? देखिए, फ़िक्शन और शायरी करियर ऑप्शन हो सकते हैं। बशर्ते ये कि आप उसको उन प्लेटफ़ॉर्म्स पर ले जाएँ जहाँ पर वो एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। यानी हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री, हमारा टेलीविज़न, और आजकल तो वेब सीरीज़ का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। तो वहाँ पर डेफ़िनेटली उर्दू का लिखने वाला, अगर वो बहुत ही शार्प है और उस मीडियम के तकाज़ों को पूरी तरह समझ सकता है, तो फिर उसके लिए एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन उर्दू के ज़रिए ही खुलता है।
क्योंकि वो लोग भी जो कहीं ना कहीं खालिस हिंदी के कल्चर से आते हैं, उन्हें जाकर भी कहीं ना कहीं उर्दू को थोड़ा बहुत, उर्दू और हिंदुस्तानी का एक जो आहंग है, जो मिली जुली हिंदुस्तान में जबान बोली जाती है, जिसमें उर्दू हिंदी मुश्तरका रोल अदा करते हैं, बल्कि अलग जबानें भी नहीं है, जो उन दोनों का एक एक दरमियानी रवैया है, जिसमें फारसी आमेजी ना हो और संस्कृत आमेजी ना हो। तो वो हमारा मीडियम है, हमारा हमारा हिंदी का जर्नलिज्म तो छोड़ दीजिए, लेकिन सिनेमा है, थिएटर है, इनमें काफी मुझे लगता है स्कोप है, एडवर्टाइजिंग है। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर आप उर्दू के जरिए अपना करियर बना सकते हैं, और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। जावेद अख्तर हैं, गुलजार साहब हैं, समीर हैं, जावेद सिद्दीकी साहब हैं, हमारे अभी जो नौजवान शायर हैं उर्दू के, आप नौजवान तो नहीं लेकिन काफी यंग पोएट में शकील आजमी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उर्दू के साथ रहकर अपना करियर बनाया है। फिर इंटरने बैनुल अक़वामी सतह पर आप अंग्रेजी के साथ अगर उर्दू जानते हैं, तो रिसर्च में काफ़ी स्कोप है। रिसर्च में काफ़ी ऐसी किताबें आ रही हैं जो हिंदुस्तान की कदीम तहज़ीब पर हैं या मुगलिया दौर के पर हैं, तो वहाँ पर आप अगर उर्दू के साथ अंग्रेज़ी दोनों ज़बानें जानते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। उसके अलावा रिसर्च में है, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स जो हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनको ऐसे लोग दरकार होते हैं जो हिंदुस्तान की 2-3 ज़बानों पर दस्तरस रखें, ख़ासकर हिंदी, उर्दू और दूसरी ज़बान। तो अगर हिंदी और उर्दू आप जानते हैं और अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी आप कुछ कर सकते हैं, कुछ थिंक टैंक्स के लिए काम कर सकते हैं, एम्बेसीज के लिए काम कर सकते हैं। एम्बेसीज के बहुत सारे मीडिया सेल्स होते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल ये उठता है कि आप उर्दू कैसी जानते हैं, कितनी जानते हैं, और उर्दू के साथ आप दूसरी ज़बानें कितनी जानते हैं। अगर आप इलाकाई ज़बानें 1-2 जानते हैं उर्दू के साथ, और एक आधी बैनुल अक़वामी ज़बान जानते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। जी। नाउम्मीद अब नहीं हम होना चाहिए। जी अच्छा, अब हम बात करेंगे आपका सबसे सेलिब्रेटेड नॉवल। वैसे तो आपको तो अपने सारे नॉवल उतने ही पसंद होंगे। किसी ने कहा है कि एक माँ को अपने सारे बच्चे बराबर पसंद होते हैं, लेकिन रोजिन की मैं बात करना जी, चाहूंगा। उसके ट्रांसलेशन, अंग्रेजी ट्रांसलेशन शायद आने वाला है। मेरा ख्याल है कि तो 10-15 दिन में आ जाएगा पेंगुइन से। में आ जाएगा। तो रोजिन, उसी के लिए आपको साहित्य अकादमी भी मिला, और जी, उसे काफी पाथ ब्रेकिंग माना गया है। मतलब अलग अलग जो हमारे उर्दू के क्रिटिक हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में और पाकिस्तान दोनों जगह पे उसकी काफी, मतलब उसे पाथ ब्रेकिंग नॉवल के तौर पर देखा है। उस पर नजर जर्मनी में भी जर्मनी में भी जो उसका तर्जुमा हुआ है, उसका रिस्पांस भी काफी अच्छा है। जी। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, हमारा ऑडियंस ये जानना चाहेगा कि ऐसी क्या चीजें एक नॉवल को बनाती हैं जो कि उसे पाथ ब्रेकिंग बना देती हैं, जिससे उसका रिसेप्शन अच्छा होता है। जो लोग लिखना चाहते हैं वो भी जानना चाहेंगे कि कोई नॉवल क्यों खास बन सकता है, ऐसी क्या चीजें उसके अंदर आई, क्या सिर्फ लैंग्वेज काफी है, या बाकी प्लॉट के ऐसे मतलब क्या चीजें हैं, आप अपने नजरिए से क्या मानते हैं, कैसा क्या खास था कि लोगों ने उसे इतना पसंद किया, क्रिटिक्स ने खास तौर पर। वेल, देखिए, जबान तो बहुत अहम रोल अदा करती है। जबान ही वो, मैंने जैसे हम घर बनाने के लिए हमारे लिए सीमेंट और ईंट दरकार होता है, उसी तरह नॉवेल का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपके पास बयानिया चाहिए, और बयानिया अच्छा लिखने के लिए जबान और बयान पर आपको दस्तरस होनी चाहिए। गो कि हम में नहीं है, हम सीखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर जबान या नस्र लिख सकें। लेकिन महज नस्र से आप नॉवेल अच्छा नहीं बना सकते। यानी अगर ऐसा होता तो हमारे वो अदीब जो मुहक्किक थे और जिन्होंने ज़बान और कवायद पर बहुत काम किया, बहुत खूबसूरत नस्र लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो परफेक्ट नस्र, परफेक्ट प्रोज और क्रिएटिव राइटिंग, इनमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है, और मुझे लगता है कि नॉवेल के लिए ज़रूरी है कि नॉवेल आइडेंटिफ़ाई कर सके अपने आप को। आप जब किसी मुल्क का नॉवेल पढ़ते हैं, आप लैटिन अमेरिका या अफ्रीका का नॉवेल पढ़ते हैं, या बेनौकरी को पढ़ रहे हैं या गासिया को पढ़ रहे हैं, तो वो नॉवेल उस इलाके की ज़िंदगी को पेश करता है। हमने हमारे यहाँ जदीदियत के बाद हमारे मुल्क की ज़िंदगी कहीं न कहीं हमारे फ़िक्शन से हम कह सकते हैं कि एक नज़रियाती उनका एक था, उनका एक उनका एजेंडा था। उसके तहत हमारे अदब को हमारी ज़मीन से दूर किया गया, उसे खला में मुअल्लक़ कर दिया गया था। और जब मेरी जनरेशन में हम लोगों ने 90s के बाद, लेट 90s में हम लोगों ने अदब लिखना पढ़ना शुरू किया, तो उसके अर्ली इन्फ्लुएंसेस हम पर भी थे। हमने भी ऐसी कहानियाँ लिखी जिसमें ना हमारे हमारे किसी शहर का ज़िक्र होता था, ना हमारे मुल्क में का जो मुआशरती या जो समाजी स्ट्रक्चर है उसका ज़िक्र होता था। हम भी खला में लिखते थे और फ़ॉर्म का तजुर्बा करते थे। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ, जब मैंने बहुत सारे लैटिन अमेरिकन और अंग्रेज़ी के तवज्जुह से दूसरे ज़बानों के अदीबों को पढ़ा, मुझे लगा कि किसी भी मुल्क का अदब
नॉवेल उस मुल्क के आदमी की जिंदगी, उस मुल्क के सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ रहकर उसकी स्टडी करता है और उसको पेश करता है। तो रूजिन में आप देखेंगे कि बम्बई एक बड़ा इस्तियारा बनकर उभरता है। बम्बई की जिंदगी, बम्बई का रोजमर्रा, बम्बई की गलियां, बम्बई की सड़कें, बम्बई की पिछले 50 वर्षों की जो तारीख है, खासकर सियासी और समाजी तारीख है, उनका इहाता भी करता है वो नॉवेल, और साथ ही साथ एक मोहब्बत की कहानी भी बयान करता है। जब हमारे इसी शहर में 25 जुलाई, 25-26 जुलाई को जो बरसात हुई थी, मूसलाधार बरसात 3 दिनों की, और उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ था और एक कैफियत थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि शहर डूब रहा है। तो वो शहर का मेरा अपना तजुर्बा था और उस बार बरसात को हमने झेला था, उस बरसात की अजियतों को हमने झेला था। तो वो एक तजुर्बा था, और तजुर्बा किस तरह से कहानी को सपोर्ट करता है आगे बढ़ाने में। तो ये सारे फैक्टर्स थे उसमें, उसी के साथ शैतान और खुदा की जो आवेजिश है, क्योंकि यही आवेजिश जो बुनियादी आवेजिश है इंसानी फिक्र की, वही हमारे दूसरे बहुत सारे हमारे जो पैमाने हैं, हमारा वफाई का, बेवफाई का, मोहब्बत का, अदावत का, नफरत का, इन ये सारे जो पैमाने हैं, इनसे इन सब का ताल्लुक उस इब्तदाई बेवफाई से जुड़ा हुआ है। तो नॉवेल के बहुत सारी तहें होनी चाहिए, सतहें होनी चाहिए। एक फ्लैट कहानी कभी नॉवेल को कामयाब नहीं कर सकती। वो जमाना चला गया जब काफी फ्लैट लिखा जाता था। अब आपकी कहानी में कहानी तय तय दर तय बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे अनासिर मिलकर उस नॉवेल को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इमेज उसका बना, और हमारे नाकिदीन ने भी उसको अप्रिशिएट किया। आई थिंक उर्दू के लगभग सारे नाकिदीन ने उस पर अपनी राय का इजहार किया है। और डेफिनेटली हम लोग बहुत नए लिखने वाले हैं, तो हमें अपने मशवरों से भी उन्होंने नवाजा है, और हम सीखते रहते हैं। मुझे लगता है नॉवेल कोई बहुत परफेक्ट नहीं होता। नॉवेल निगार की पूरी जिंदगी में शायद एक आध किताब वो निस्बतन बेहतर लिख ले, लेकिन सीखने का प्रोसेस होता है। तो इस नॉवेल में भी कुछ ऐब हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस होता है, हम सीखते रहते हैं। और मुझे खुशी है कि इस नॉवेल का रिसेप्शन बहुत अच्छा हुआ, और हिंदी में वानी प्रकाशन से शाया होने वाला है इसी साल, और फ्रांसीसी में इसी साल के आखिर तक वो शाया होगा। और पेंगुइन ने तो ऐलान भी कर दिया है, और अब किताब बिल्कुल प्रेस में है, और हफ्ते भर में या इंशाल्लाह 10 दिन में किताब आप लोगों तक पहुंच जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे। जी। इसके अलावा एक और चीज होती है जो लिखने वाले होते हैं, ये कहा जाता रहा है कि लिखने के लिए जरूरी है पढ़ा जाए। आप बिल्कुल। इसे कितना मानते हैं? मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि ये एक तरफा इश्क नहीं है। यानी ऐसी दुनिया में खाल खाल मिसालें होंगी पूरे अदब की तारीख में कि कोई आदमी जो कभी पढ़ता ही नहीं था उसने कुछ लिखा हो, लेकिन हो सकता है उसने अपने बचपन में बहुत पढ़ा हो। पढ़ना बुनियादी तौर पर करता क्या है? पढ़ना आपके तखय्युल की राहों को खोलता है। पढ़ना आपको बताता है कि सोचा कैसे जाता है, पढ़ना आपको बताता है कि लिखा कैसे जाता है। तो पढ़ने का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे लगता है कि हम पढ़ते इसलिए नहीं है कि हमें लिखना है। हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हमें ये तय करना होता है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो किसकी ज़िंदगी है। आया वो हमारी ज़िंदगी है, या हमारे एतराफ़ जो लोग हैं, या हमारे मुल्क का जो नज़रिया है, या हम जिस घराने में पैदा हुए हैं उसका जो मज़हबी नज़रिया है, उसके जो अकायद हैं, हम उनकी नकल कर रहे हैं, या हम सिर्फ़ ये जो बुनियादी सवालात हैं वजूद से जुड़े हुए हैं। पढ़ना हमें उन सवालात की तरफ लेकर जाता है, और पढ़ना इसीलिए कहते हैं कि इल्म रोशनी है, तो पढ़ना रोशनी है। वो हमारी आँखें, मतलब एक तरह से आँखें खोलना है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि भले ही हम ना लिखें, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखा तो बहुत अच्छा गया है दुनिया में। हम सबके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उर्दू पर आपकी एक अच्छी कमांड है, ऑथोरिटी हैं आप एक। अरे नहीं, मैं बस सीखता रहता हूँ, कोशिश ठीक है, ठीक है। करूँगा। लेकिन अगर हम आपके नॉवल को एक बार छोड़कर बात करें, तो आप किस राइटर को ये कहेंगे कि पढ़ना चाहिए अगर हमें अच्छी उर्दू सीखनी है? उर्दू के हद अगर हमारे तक ऑडियंस उर्दू उर्दू में तो आप कृष्णचंद्र को पढ़ सकते हैं, इस्मत चुगताई को पढ़ सकते हैं, कुरतुल हैदर को पढ़ सकते हैं, अब्दुल्ला हुसैन को पढ़ सकते हैं। तो उर्दू में तो एक गैलेक्सी है उर्दू लिखने वालों की, फिक्शन निगारों की। राजेंद्र सिंह बेदी को आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसको हम हमारे नौजवान पढ़ सकते हैं, और देख सकते हैं कि क्या कमाल तहरीरें इन्होंने लिखी हैं। अभी जो महरूम है वो लोग जो इन अदीबों को ना पढ़े और जी उर्दू जानते हो और ना पढ़े। अभी जो आपने एक बात कही उसी के मुतालिक, और जो अभी हमारे चारों तरफ माहौल चल रहा है, कहीं ना जी कहीं उर्दू को मुस्लिम जबान कह दिया जाता है, कई बार तो हिंदुस्तान के बाहर भी रख दिया जाता है। अभी अभी हम्म आपने कुछ नाम लिए,
और ये बेहतर रिफ्लेक्शन होगा कि मतलब हमने नहीं बताया, आपने भी अभी अभी कहा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें नॉन मुस्लिम्स कितने हैं और बिल्कुल मुस्लिम्स बिल्कुल। कितने हैं? ज्यादातर आपने नॉन मुस्लिम नाम लिए, कृष्ण चंद्र बेदी, ठीक है, या फिर हम प्रेमचंद का नाम लेते हैं, या फिर रामानंद सागर का नाम लेते हैं, हाँ, बड़े सुरेंद्र प्रकाश, हमारे यहाँ बेपनाह लोगों ने लिखा है, हर मजहब बेपनाह के लोग। लोगों को, सब। तो ऐसा मतलब ये जो कंसेप्ट है ये कैसे शुरू, मतलब इस चीज को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे समझाया जाए कि जबान जो है वो एक माशरे की होती है, सोसाइटी की होती है, और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम तफरीक नहीं है, ना ही कभी थी। तो ये कैसे शुरू हुआ, या अभी भी अगर हम देखें तो जो हमारे क्रिटिक हैं, जो आपके नॉवल पर भी जिन्होंने कमेंट किया, गोपीचंद नारंग साहब हैं, तो ये चीज कैसे शुरू हुई और इसको कैसे आप इसका वो क्या देखते हैं कि मतलब कैसे इस चीज को काउंटर किया जाए सोसाइटी? देखिए, इस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, और मुझे बहुत दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि ये वो लोग जो उर्दू से अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हिंदू अकीदा क्या है, हिंदू मजहब क्या है। ये तो वो लोग हैं जो दुनिया के कदीम तरीन सबसे रोशन ख्याल अकीदे को डुबा रहे हैं। ये तो असल में जो सनातन धर्म है उसके खिलाफ हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसका खतरा उर्दू को तो बहुत कम है, उर्दू का तो ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि सनातन जो तहजीब है पूरी, ये पॉलिटिकल नैरोनेस उस पूरी तहजीब के लिए खतरा है। उर्दू तो खैर इतनी सख्त जां जबान है, और उर्दू तो हर फर्द की जबान है। वो लोग भी जो इसके खिलाफ बोलते हैं वो भी उर्दू में ही बोलते हैं। तो उर्दू से आप यानी फिर घर जाके जो है ना अपनी बीवी को जो फिल्मी नगमा सुनाते होंगे वो भी उर्दू में ही सुनाते होंगे। तो नुक्कड़ पे जो है उनको लाया जाता है, उनको ब्रेन वॉश करके, या उनको जिस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई उनको सड़कों पे तो लाया जाता है। फिर अपनी माशूका को जो नगमा सुनाते हैं वो उर्दू में ही सुनाते हैं। तो ये जहां ये लोग बेवकूफ हैं, तो मुझे डर है कि कहीं इनकी बेवकूफी से उर्दू का तो खैर कुछ होने वाला है नहीं। ये जो इतनी बड़ी 2000 बरसों से जो तहजीब पनपी है सनातन धर्म की, जिस जो दरिया है, इल्म का भी दरिया है और इंसान को समझने का एक 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 हैरान कुन नजरिया है जिसमें एथीज्म का भी इस्तकबाल किया जाता है। ऐसे खूबसूरत तसव्वुर जिंदगी को ये लोग गारत करने वाले, मुझे डर इस बात का है। उर्दू का तो खैर कुछ होने वाला है नहीं। उर्दू तो काफी सख्त जहां है, उसे कुछ नहीं होता। जो मोहब्बत की जबान है उसे नफरत के नारे कभी आज भी उस पे आने नहीं दे सकते। थोड़ा पॉलिटिकल डैमेज है, वो किसको नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा आपको खतरा है। मुझे तो डर है उस फेथ को खतरा है। तो जी। ये उस कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए कि जिन गधों को आप आजादी दे रहे हैं नफरत फैलाने की, वो आपके मजहब के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, किसी और के लिए नुकसानदेह नहीं है। अब हम अगर बात करें तो जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहीं पर एक बार कहा है कि जो अदब है, एक अदीब इसलिए नहीं लिखता है कि वो नाम कमाएगा या वो उससे पैसा कमाएगा, वो इसलिए लिखता है या फिर कि कहीं ना कहीं वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है। अल्लाह अगर दे देता है इज्जत तो ये तो अल्लाह के हाथ में है। ऐसा ही कुछ बानो कुदसिया ने भी कहीं पर लिखा है कि अब एक ऐसी कैफियत होती है कि हमें अपने अंदर के इमोशन बाहर निकालने हैं, और उसके बाद इस बात की एक तरीके से अच्छा फील करता है इंसान कि चलिए हमने लिख दिया, अब हमें मतलब नहीं है, अब अल्लाह ने उसके लिए इज्जत दी है, एक अलग चीज है। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं, या ऐसा होता है कि अदीब इसलिए लिखता है कि वो चीज मकबूल हो, लोग उसे पढ़ें और लोग उस इंसान को पहचानें? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो इफ्तिखार आरिफ साहब तो काफी सेटल्ड शख्स थे, बानो कुदसिया पर बाद में आके सब्ज रंग गहरा हो गया था। तो फिर आप अदब से क्या तवक्को रखते हैं? मुझे लगता है कि अदब बुनियादी तौर पे तो आपका शौक है, आपका मशगला है, आपकी मोहब्बत है। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि अदब के जरिए जो हमारे अच्छे अदीब हैं उन्हें उसका मुआवजा भी अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं पर आपका माशी मुस्तकबिल भी रोशन होना चाहिए। और अगर वो आपकी तहरीर से होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेजी में लिखने वालों के लिए काफी काफी एवेन्यूज ओपन होते हैं टू अर्न मनी, तो अगर ये उर्दू वालों को के लिए रास्ते खुलते हैं तो उसका हमें इस्तकबाल करना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए।
दूसरी बात मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ का अदब में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि लिटरेचर एक ऐसी चीज है, और खासकर फिक्शन और खासकर नॉवेल, जो बुनियादी तौर पर जो मजहबी अकायद हैं पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के और तमाम मुल्कों में, तमाम ज़बानों में, ये उसके खिलाफ भी एक बयानिया खड़ा करता है। तो फिक्शन में मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ अगर किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा से खफ़ा होते होंगे तो मुझे लगता है नॉवेल ही है। क्योंकि नॉवेल कहीं न कहीं से इब्लिस के मौक़िफ़ को भी बयान करना चाहता है, जिसका मौक़िफ़ हमारी पूरी मज़हबी रिवायत में मौजूद नहीं है। हमारे पास जो मौक़िफ़ है वो अल्लाह मियाँ का अपना मौक़िफ़ है। हमने उसको मौका कहाँ दिया कि वो अपनी बात पूरी तरह के पेश करे। तो मुकदमा, यानी जज भी आप हैं, वकील भी आपका है, और आप एक के खिलाफ फर्द जुर्म अदा कर रहे हैं। तो अदब जो है वो आज़ाद ख़याली की राह इख्तियार करता है और महरूम और नादार लोगों के मौक़िफ़ को बयान करता है। इसलिए अल्लाह मियाँ का ग्रेस इस पे ज़्यादा नहीं है। हालाँकि ये बात रमज़ान में मुमकिन है कि थोड़ा तल्ख़ लगे, लेकिन फ़िक्शन का तो यही मसला है। शायद यही वजह है कि आप पर बार-बार कंट्रोवर्सीज़ होती रही हैं। नहीं, ये तो कंट्रोवर्सी कहाँ है, ये अदब का सच है। नहीं, जब भी मैं देखता हूँ आप कि कोई इससे इनकार करता है, तो हमारी अदब की रिवायत तो यही है, जो इस्मत की है, मंटो की है, कृष्णचंद्र की है, प्रेमचंद की है, बेदी की है। तो हमारी जो रिवायत है वो रिवायत है। हम कोशिश करते हैं कि इसमें जो मज़हबी जमातें उगाई हैं पिछले 100 वर्षों में, वो अपना बयानिया अदब में डालना चाहते हैं। हम उनको बताते हैं कि भई आप अपना काम कीजिए, अदब अपना काम करे। शुक्रिया। अगर हम इसी बारे में बात करें तो आम तौर पर उर्दू, ख़ास तौर पे उर्दू अदब पर रहते हुए, उर्दू अदब में आम तौर पर शायरी को, जो आम फ़हम हमारी दुनिया है, वो शायरी को जानती है। शायर हुँ। अगर कुछ भी लिख दे, थोड़ी-सी भी तुकबंदी हो जाए, तो वो हाँ, थोड़ा ठीक-ठाक मकबूल हो जाता है। आप जानते हैं हाँ, इस बात को। बिल्कुल। कई बार तो कुछ ऐसे तुकबंदी होती हैं कि समझ में नहीं आती है, लेकिन तब भी वो हाँ, मशहूर हो जाते हैं सोशल हाँ, मीडिया के ज़माने में। वो उर्दू का तो अपना रंग है, जादू है। जी, तो लेकिन इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो जो ग्लैमर है, वो नस्र के पास वो नहीं है। जैसे आप नॉवल लिख रहे बिल्कुल। हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिख रहे हैं, तो वो ग्लैमर नहीं है। तो कभी-कभी आपको अंदर से ये नहीं लगता कि यार शायरी कर लेते? बिल्कुल नहीं था वो ग्लैमर। हमारे यहाँ फ़िक्शन की कोई पढ़त ही नहीं थी, फ़िक्शन का मुताला नहीं था, फ़िक्शन को ग्लैमर नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो कमी पूरी होती जा रही है। यानी पिछले 10 वर्षों में अगर उर्दू में कोई चीज़ डिस्कस हो रही है तो वो फ़िक्शन है, वो नॉवेल है। शायरी में हाँ, इसकी अब तक बड़ी हमारा वजह मुशायरे का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुशायरे का कल्चर हमारी तहज़ीब का हिस्सा बन गया है। जी, तो उसका अपना एक एक ग्लैमर है, लेकिन बिलाशुबा अब हमारा जो नॉवेल है और हमारे जो साथ लिख रहे हैं, फ़ारूकी को आप देखिए, कई चाँद थे सरे जी। आसमाँ को कितना कवरेज मिला, और क्या क्या उसकी उसकी रसाई हुई है और क्या उसकी शोहरत हुई है। ये सब कुछ उनको ना अपनी शायरी से मिला था, ना तनकीद से मिला। तो अब मुझे लगता है कि जो नए रास्ते खुले हैं, वो फ़िक्शन के लिए हैं, नॉवेल के लिए हैं, और इसीलिए तरह-तरह के लोग नॉवेल लिख रहे हैं उर्दू में। दैट्स अमेज़िंग। तरह-तरह के लोग। ये आपने बहुत बेहतर बात कही। तो आप क्या देखते हैं, अगर आप फ्यूचर के तौर पर देखें, उर्दू अदब में ख़ास तौर पर और आम तौर पर हर अदब में, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी या ऐसे राइटिंग का मुस्तकबिल क्या है? मुझे लगता है कि नॉवेल का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, उर्दू नॉवेल का बिलख़ुसूस। अ इफ वी कंपेयर इट विद द शॉर्ट स्टोरी या शायरी। जैसे देखिए, शायरी हमारी बैनुल अक़वामी सतह पे जाने के रास्ते उसके काफ़ी कम हैं। उसकी वजह ये है कि तर्जुमा होते ही उसका फ्लेवर खत्म हो जाता है। जी। का जो एक रंग है, एक शौक़ी है उसकी, वो दब जाती है। अब ये और अफ़साने बहुत कम तर्जुमा हुए हैं, या तो फिर इतना बड़ा अफ़साना निगार हो मंटो की तरह के लोग उसको तर्जुमा करें, या इस्मत चुगताई की तरह। तो नॉवेल के लिए ज़्यादा गुंजाइश है, और बिल्कुल मेरा जो तजुर्बा अपना रहा है काफ़ी खुशगवार रहा है। और देखिए, रोज़िन तर्जुमा होने के बाद मैंने यूरोप के 3 टूर्स किए हैं, ना, स्विट्ज़रलैंड में उसकी रस्म इजरा हुई, जर्मनी की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उस पर मकालमा हुआ। तो ये जो सारी बातें हैं, ये डेफ़िनेटली हमारे मासरीन को भी ये मौक़े अब मयस्सर हैं, और हमारे बाद जो लिखने वाले हैं उनके लिए भी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स खुल रहे हैं, यूरोप की ज़बानों में। यहाँ हमें देखना चाहिए कि इंडोनेशिया, जापान और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो ममालिक हैं वहाँ पर, और लैटिन अमेरिका में हमारा अदब जाना चाहिए। और बस उसके लिए शर्त ये है कि हम थोड़ा कोशिश करें कि अच्छा लिखें, अपने मुल्क की ज़िंदगी, अपने मुल्क के मसाइल, या अपने रीजन की ज़िंदगी, अपने रीजन में बसने वाले लोगों के मसाइल। और ये जब हम बयान करें तो इसमें जो प्रॉब्लम होता था तरक्की पसंदों के बाद में, और अब वो ये है कि इसमें हमारा ज़ाती नज़रिया नहीं आना चाहिए।
बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेचर क्रिएट होना चाहिए, तभी वो दुनिया के अदब में जाकर या दुनिया की दूसरी जबानों में जाकर उसके लिए कोई गुंजाइश पैदा होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है मुझे उर्दू फिक्शन का। और उर्दू फिक्शन लिखने वाले अब काफी ममालिक से लोग आ रहे हैं। यूरोप में कुछ लोग हैं जो उर्दू फिक्शन लिख रहे हैं, पाकिस्तान में तो है ही हैं, हिंदुस्तान में, मिडल ईस्ट में कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं, अमेरिका में कुछ लोग हैं जो उर्दू फिक्शन लिख रहे हैं। तो उर्दू इस तरह ही फैलती रहती है, वो कहीं एक जगह नहीं बैठती। तो वो जिस तरह से फैल रही है, वहां से अलग अलग खित्तों से अलग अलग तजर्बे लेकर लोग उसमें लिख रहे हैं। तो निस्बतन शायरी के मुझे लगता है फिक्शन विल मेक ग्राउंड। आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया। चलते चलते बस एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपने खुद शुरू में कहा कि फिल्मों में, वेब सीरीज में उर्दू की बहुत जगह है, प्ले राइट होते हैं, उनकी हाँ जरूरत बिल्कुल। पड़ती है, शायरी चलिए आप नहीं करते हैं, तो वो चीज क्या अभी तक आपने उसमें अभी तक हाथ आजमाया है या आजमाने का कोई प्लान है अभी? हम क्या जल्दी एक्चुअली हालांकि मैं बम्बई में रहा, मेरे मैं अपनी तालीम के दौरान मैंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2 साल काम भी किया है एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर। तो मेरी कनेक्टिविटी रही है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद उस काम के लिए मुनासिब आदमी नहीं हूँ। तो मुझे ये पता था कि मैं वो काम कभी ढंग से नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वो राह अपने लिए नहीं चुनी है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन हमारे नॉवेल पर कोई संजीदा शख्स चाहे तो कोई बना सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं, या जिंदगी पर बहुत मुमकिन है इस तरह की कोई बात हो। तो इस तरह कोई नॉवेल्स पर चाहे तो कोई बनाए, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं है फिलहाल कि मैं कुछ, हाँ, मतलब मुझ में वो सलाहियतें नहीं है जो उस फील्ड के लिए दरकार है। जी, चलिए शुक्रिया अब्बास साहब, आपने बहुत कीमती वक्त हमें बहुत दिया। शुक्रिया जाकिर, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जल्द ही आपका उर्दू तर्जमा जो रोज इनका आएगा वो लोगों के बिल्कुल, सामने होगा। जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं वो उसे पढ़ वो पाएंगे। अंग्रेजी में पढ़ें। जी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखें। जी जी, हाँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।